जाते जाते एक लड़का और एक लड़की आपस में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और ये बात तब थी जब दोनों एक दूसरे के पड़ोसी होते थे और ये बात तब थी जब दोनों की जाति भी एक थी और गोत्र भी एक होता है। लेकिन इस बात का जब घर वालों को पता लगता है तब उनके मिलने पर रोकथाम लग जाती है। लेकिन उनको आदत लग गई थी एक दूसरे से बात करने की, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने की। उन्होंने बारी-बारी से 1-2 नहीं 7 कत्ल कर देते हैं और 7 कत्ल करने के बाद फिर वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि जिसके लिए, जिस काम के लिए घर वाले रोकते थे, अब तो हमारे पास पूरी की पूरी आज़ादी है, कोई रोकने वाला है ही नहीं, क्यों ना इसे भी कर लिया जाए, ऐसे भी कर लिया जाए। वहीं पास में लाश पड़ी हुई थी और लाश के बिल्कुल बगल में बैठकर उस लड़की ने उसके साथ जो भी गंदा काम कर सकते थे, अपनी हवस मिटा सकते थे, हवस मिटाई ये सोचकर कि शायद अब कोई उन्हें रोकेगा नहीं। लेकिन कहते हैं कि कत्ल को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, आखिरकार कातिल पकड़ा ही जाता है। और इस कहानी में जो भी ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, कातिल पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बाद वो कभी दोबारा फिर एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं और जिस काम के लिए, जिस वजह के लिए उन्होंने 7 कत्ल किए थे, फिर वो ना कभी एक दूसरे से मिल पाए और ना ही कभी एक दूसरे के साथ संबंध बना पाए। इस घटनाक्रम के बारे में जब लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई हवस की आग में कोई इतना अंधा कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत हौसला मिलती है। और ये जो कहानी है जिसके बारे में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है। हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला है रोहतक, और रोहतक का ही एक थाना लगता है, सदर पुलिस स्टेशन उसी का गांव लगता है। और कबूलपुर मैं बात कर रही हूँ। 15 सितंबर 2009 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास का वाक्य रहा होगा। गांव के ही एक रिटायर शिक्षक होते हैं जिसकी उम्र लगभग 62 या 63 साल के आसपास रही होगी। नाम उसका रहता है तकदीर सिंह होता है। और तकदीर सिंह अपने जो एक जहाँ जहाँ बंधे हुए होते हैं, घेरा होता है, उस घेरे से सीधा घर पहुँचते हैं और सुबह 7 बजे के आसपास दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं है। आखिरकार जब ज़ोर से धक्का देते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है और दरवाज़ा खुलने के बाद वो देखते हैं क्या है कि उनका जो बेटा है जिसका नाम सुरेंद्र होता है और बेटे की जो पत्नी है जिसका नाम प्रोमिला होता है, प्रोमिला और सुरेंद्र दोनों ही एक चारपाई पर लेटे हुए हैं। और इस बात को देखते हुए उन्हें गुस्सा आता है। कहते हैं कि एक दिन निकल आया है लेकिन तुम्हारी अभी तक नींद पूरी नहीं हुई है। और गुस्से में अपने बेटे को कई बार आवाज़ लगाते हैं, लेकिन बेटा उनका जागता नहीं है और भी इस बात पर उन्हें और गुस्सा आ जाता है और उनके पास जाते हैं। छड़ी से उसे हिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब कोई मूवमेंट नहीं होता है तो वो रिटायर्ड शिक्षक अपने बेटे की इस दशा को लेकर थोड़ा परेशान हो जाता है और अपने ही बेटे का जब हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ने के बाद देखते हैं कि उनकी नब्ज नहीं चल रही थी। अब यहाँ से थोड़ी घबराहट शुरू हो जाती है और पास में ही उनकी पत्नी लेटी हुई थी। बेटे की प्रेमिला जिसका नाम होता है, 35 साल उसकी उम्र होती है, वो भी हाथ की नब्ज जब टटोल देकर देखते हैं तो रिटायर्ड शिक्षक की हालत बद से बेहतर हो जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आंखों में आंसू एकदम ही टपकने शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद वो जितनी और जोर से रो सकते थे, जितनी जोर से वो चीख सकते थे, लोगों को बुला सकते थे, उतनी ही जोर से बुलाते हैं, क्योंकि घर में आंगन में 2 लाशें पड़ी हुई थी और बस उनका शोर सुनते हैं। और शोर सुनने के बाद आसपास के लोग जो होते हैं, घरों के आसपास लोग होते हैं, वो भी जब घर के अंदर तरफ के दौड़ आते हैं तो बस यहाँ का मंजर देखने के बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे। हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है। तभी पुलिस को सूचना दी जाती है। लगभग 7:10 के आसपास पुलिस के पास फ़ोन पहुंच जाता है और पूरे ज़िले में वायरलेस हो जाता है कि गांव कबूलपुर के अंदर, जो कि सदर पुलिस स्टेशन में लगता है, ज़िला उसका रोहतक है, और वहां पर 1-2 नहीं 7 कत्ल हुए गए हैं। और 7 कत्ल की सूचना सुनने के बाद एचएचओ प्रीतम सिंह, साथ ही सब इंस्पेक्टर बलजीत सिंह, एसआई रामचंद्र, एसआई दर्शन सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं और उच्च अधिकारियों को भी सूचना दी जाती है। उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं कि एफएसएल टीम आते हैं और डॉग स्क्वाड आते हैं और फॉरेंसिक टीम की ये टीमें आने के बाद अपने अपने स्तर से जांच पड़ताल करना शुरू कर देती हैं।
देखा जाता है कि आंगन में चारपाई है और चारपाई पर सुरेंद्र जिसकी 40 साल की उम्र है, उसकी पत्नी प्रेमिला जिसकी उम्र 35 साल है, उसकी दोनों की लाशें पड़ी हुई है। इसके बाद एक कमरे में जाते हैं। कमरे में 4 बालक हैं। एक लड़के का नाम जिसका नाम अरविंद है, अरविंद लगभग 18 साल की उम्र है, और एक लड़की का नाम सोनिका है जिसकी उम्र 14 साल के आसपास है, मेनिका जिसकी उम्र 11 साल के आसपास है, विशाल जिसकी उम्र 8 साल के आसपास है। दरअसल जो रिटायर्ड शिक्षक है उसके 3 लड़के होते हैं। एक लड़के का नाम होता है सुरेंद्र जो सबसे बड़ा वाला होता है, और उसका बेटा दूसरा होता है भूपेंद्र जो कि फौजी होता है, और तीसरा बेटा होता है करमवीर सिंह उर्फ लीला होता है। और यहाँ पर 2 बेटे उसके साथ एक साथ रहते थे। जो फौजी है उसके सबसे बड़ा वाला बेटा होता है। यहाँ फौजी के 3 बच्चे होते हैं जिसमें सोनिका, मनिका और विशाल जिसकी उम्र लगभग 14, 11 और 8 साल के आसपास होती है। फौजी इस घर में इसलिए रहता है क्योंकि फौजी की पत्नी मर चुकी थी और उसकी ड्यूटी रहती है। तीनों बच्चे अपने ताऊ जी के साथ रहते थे। अब जो सुरेंद्र है उसको एक बेटी है जिसका नाम सोनम उर्फ सोनू होता है। साथ ही उनका एक बेटा होता है अरविंद जिसकी उम्र 18 साल के आसपास है, और इन्हें ढूंढा जाता है। कमरे में एक कमरे में ये मिलते हैं, मतलब 4 बच्चे मिलते हैं। एक आंगन में पति और पत्नी मिलते हैं। जिस घर के ठीक सामने एक और घर है वहां पर एक रिटायर्ड शिक्षक की पत्नी होती है। इसका नाम भूरी देवी होता है, 60 साल जिसकी उम्र होती है। उसकी भी लाश पड़ी हुई थी। एक ही घर के अंदर 7 लाशें। अब पुलिस के परिवार वालों ने उस लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया जिसका नाम सोनम उर्फ सोनू होता है। पता चलता है कि वो बाथरूम के अंदर बंद है। उसे बाथरूम के अंदर से जब निकाला जाता है तो बेहोशी के हालत में मिलती है, और घर की छत पर 2 मिस्त्री काम कर रहे थे, इलेक्ट्रीशियन जिसमें एक का नाम सुनील होता है और दूसरे का नाम मनोज होता है। उसकी भी हालत खराब थी, उनके मुंह में भी झाग रहे थे। अब उन्हें भी तत्काल प्रभाव से यहाँ से पुलिस वाले PGI-M के रोहतक में भर्ती कराया जाता है, और वहाँ भर्ती कराने के बाद अब पूरे इलाके में इस घटनाक्रम की गूंज फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इस 7 हत्याकांड किसने अंजाम दिया। कब तो भी तो प्रेमिला होती है, वो बड़े बेटे की पत्नी होती है। उसका मामा चंद्रभान आता है, और चंद्रभान आने के बाद पुलिस में शिकायत करता है और कहता है कि साहब उसकी भांजी है, उसके ससुर यानी कि रिटायर हुए थे, और साल 2007 में उसको कुछ पैसा मिलता है, और इसी पैसे के बंटवारे को लेकर सबसे बड़े वाले बेटे सुरेंद्र और सबसे छोटा वाला बेटा करमवीर सिंह उर्फ लीला, इनके बीच में विवाद रहता था, और विवाद की वजह से ही उनके सबसे छोटे बेटे ने पूरे परिवार की हत्या कर दी, जिसके अपने बीच वाले भाई के भी 3 बच्चे को मार दिया, और उनके इसके अपने भैया भाभी को भी मार दिया, साथ ही अपनी माँ को मार दिया। जब इस तरह की बात पुलिस के पास पहुंचती है तो पुलिस इस मामले में इसी के आधार पर FIR दर्ज कर ली जाती है, और पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो रिटायर्ड शिक्षक होते हैं जिनका नाम तकदीर सिंह होता है। तकदीर सिंह सीधा पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस से कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे हत्याकांड के अंदर जो मेरी पोती है जिसका नाम सोनम उर्फ सोनू है, उसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास है, वो कहीं ना कहीं इनके पीछे जिम्मेवार है। वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो वो कहते हैं कि वो BA पार्ट 1 में पढ़ाई कर रही थी, और नेकी राम शर्मा राजकीय महाविद्यालय रोहतक में इसी विद्यालय में जब पढ़ने जाया करती थी, तो पड़ोस का एक लड़का है जिसका नाम नवीन उर्फ मोनू है, जिसके पिता का नाम कपूर सिंह होता है। वो पॉपर्टी कंप्यूटर सेंटर में जाकर पढ़ाई करता था, और पढ़ाई के दौरान ही इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती इनकी प्यार में बदल जाती है। और परिवार वालों ने जब रोका तो रोकने के बाद ये नहीं रुक रहे थे। उन्हें अपनी पोती पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि वो चरित्र की बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और जब इस तरह की बातें आती है तो पुलिस सक्रिय होती है। और सोनम, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, उसको PGI-MMS में एडमिट कराया जाता है, और उधर जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो घर में काम कर रहे थे सुनील कुमार, मनोज कुमार, उसकी भी हालत खराब चल रही थी। 7 लाशों को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया चला गया, और कोई नशीला पदार्थ दिया गया था। नशीला पदार्थ देने के बाद उनके गले पर एक जैसा निशान था, जैसे कि एक ही रस्सी से सबका बारी बारी से गला घोटा गया हो। आखिरकार इस काम को किसने अंजाम दिया? पुलिस के लिए इस सवाल का जवाब तलाश था। पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही थी। दोनों ही थ्योरी, जिसमें प्रेमिला का जो मामा होता है चंद्रभानु, उसकी शिकायत पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन दादा ने जो कहानी सुनाई थी, अब पुलिस उस मामले पर भी सक्रिय
सक्रिय हो जाती है। आखिरकार पुलिस ने 1-2 दिन के बाद नवीन उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उससे जब पूछताछ करना शुरू किया जाता है तो वो कबूल कर लेता है कि कॉलेज में आते-जाते उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती का प्यार में बदल जाता है, इसका पता ही नहीं चलता है। लगभग 1.5 साल पहले ही इनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन अक्टूबर 2008 से इन दोनों की पहली बार जब संबंध बने थे, इसके बाद इन्हें संबंध बनाने की आदत बन जाती है। एक बार इसकी माँ कोई लगभग 7-8 महीने की पहले की बात है, प्रेमिला जो कि है सोनम उर्फ सोनू की माँ होती है, उसको पता चल जाता है और जैसे ही पता चलता है तो वो अपनी बेटी से कहती है कि यदि तुम्हारे पिता को ये बात पता चली तो तुम्हारा पड़ोस के उस नमून से तुम्हारा संबंध चल रहा है तो तुम्हें जान से मार देंगे। माँ ने जैसे ही ये बात कही तो वो लड़की सकपका जाती है और वो अपने दोस्त से बात करती है, क्योंकि दोनों का गोत्र एक होता है, दोनों की जाति एक होती है, दोनों जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं। और जब इसकी जाति देखने के बाद फिर दोनों में कहीं ना कहीं रोकथाम लगने लगती है। हद तो तब होती है जब लड़की जो पढ़ाई कर रही थी उसको रोक दिया जाता है, तभी उससे लड़के जो है ना मिले। और इस बात का अभी सिर्फ घर वालों को ही पता था, लेकिन इन दोनों ने मिलने की जो भी जतन होते हैं वो तो तमाम कोशिशें करते हैं और पुलिस की इस तरह की जांच पड़ताल में आता है। और जब पुलिस ने इससे पूछताछ करना शुरू कर देता है तो उसके बाद पता चल पाता है कि इस घटनाक्रम से लगभग 25 या 26 दिन पहले इन्होंने प्लान किया था, क्यों ना परिवार को खत्म कर दिया जाए, पूरे परिवार को मार दिया जाए, मार देंगे तो कोई देखेगा नहीं और उसके बाद फिर पूरी आज़ादी होगी। उसके बाद इस तरह का काम कर लेंगे तो क्योंकि चाचा में है और लड़की के पापा अक्सर विवाद रहता था और ज़मीन बंटवारे को लेकर जैसे ही दादा रिटायर होते हैं, पैसे में मिलते हैं तो बड़े वाले बेटे के लिए कुछ फ्लॉट भी इंतजाम कर दिया थे और साथ ही कुछ नगद दे दिए, लेकिन छोटा वाला बेटे को शायद ऐतराज़ था, उसको ज़्यादा दिया गया, मुझे काम कम दिया गया। दादाजी बड़े वाले बेटे के साथ रहते थे और जो बीच वाला बेटा था फौजी वो साथ ही रहता था, क्योंकि फौजी फौज में था, काम कर रहा था, ड्यूटी कर रहा था। उनकी 3 बच्चे दादी दादा के साथ ही रहते थे। आखिरकार विवाद चलता है रहता है और उस लड़की ने इस विवाद का ही फायदा उठाया। ऐसा पुलिस की जांच में आया जब 12 या 13 साल के लड़का जो नवीन होता है वो अपने दोस्त के पास जाता है और इसका जो छारा गांव में रहता है और जो मामा जहां रहते थे वहां पर दोस्त होता है जसवीर उर्फ जस्सू से कहता है कि मुझे कुछ गोलियां चाहिए, नींद की गोलियां। और वो पूछता है कि क्या करोगे, तो उसने कहा कि मुझे ज़रूरत है। लगभग वहां 100 गोलियों का इंतज़ाम करता है और इसके लिए कुछ पैसे खर्च करता है और 100 गोलियों का इंतज़ाम करता है और ओमवीर उर्फ काला से गोली मिल जाती है और उसको बारीक तरीके से पिसवाई करता है और पिसाई करने के बाद 14 अक्टूबर 2009 को उस लड़की को दे देता है और उसकी जो प्रेमिला होती है सोनम उर्फ सोनू उसको दे देता है और उससे कहता है कि ठीक है तुम अपना काम कर देना। और अभी लड़का और लड़की जो होते हैं वो इन दोनों की फ़ोन पर बातचीत हुआ करती थी और फ़ोन पर बातचीत होने के दौरान ही रात के जैसे 8 बजते थे, 8 बजे के आसपास होती थी, तो कहते थे कि मैंने आज तो खाना बनाया था और इनके घर में जो भी खाना बना था, लौकी बनी थी और साथ ही रोटी बनी थी और दूध तो घर में था ही नहीं, उसमें वो सब गोलियां मिलाकर दे देती है। और उसी दिन और इलेक्ट्रीशियन का भी काम कर रहे थे, इलेक्ट्रीशियन को भी खाना दिया जाता है और वो लड़की वाकई छोटा भाई जो होता है उसका नाम अरविंद होता है, अरविंद उस खाना को खाने के लिए जाता है और फिर आराम से वो खाकर सुनील और मनोज दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन लड़की रात के लगभग 10 बजे के आसपास वो कहती है कि घर के जो लोग थे सब सो चुके हैं, लेकिन जो मजदूर है वो वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं, वो भी जागे हुए हैं। आखिरकार उन्हें भी इलाका जो नींद की गोलियों का असर था उन दोनों इलेक्ट्रीशियन पर होने लगता है और ऊपर से मंजिल पर असम जो सो जाते हैं रात के 10 बजे के आसपास होता है। उसके बाद उन सब को पिता और उसकी माँ के पास जाता है, उन दोनों के पास गला घोटकर वो दोनों मिलकर हत्या कर देते हैं। इसके बाद वो कमरे में जाते हैं, कमरे में जाकर जो प्रेमिला होती है उसकी चचेरी बहन सोनिका मोनिका और चचेरा भाई विशाल और सगा भाई अरविंद, ये चारों सोए हुए थे, इन चारों की जो गला घोटकर हत्या कर देते हैं। यानी कि पहले माता पिता को फिर भाई बहन को मारते हैं और इसके बाद सामने घर जो होता है यहाँ पर दादी सोई हुई होती है, इनकी पूरी देह जिसकी उम्र 60 साल के आसपास होती है। अब घर का एक सदस्य जो है वो मर चुका है। अब दादी को भी ये गला घोटकर इसी तरीके से मार देते हैं और जिस पर तरकीब से उन्होंने
बाकी सब लोगों को मारा था, अब वही तरीका वो आजमाते हैं और कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था, तो क्यों ना संबंध बनाया जाए। उसके बाद दोनों एक-दूसरे के साथ वो अपनी हवस, अपनी भूख मिटाते हैं। मिटाने के बाद पुलिस वही जाँच में आ जाता है, तो पता चलता है कि इन्होंने आपस में एक-दूसरे के साथ रिलेशन बनाए थे, संबंध बनाए थे और आखिरकार पुलिस अब इस मामले की जाँच-पड़ताल में सबूत जुटाए हैं और सबूत जुटाने के बाद इनके खिलाफ सबूत पाए भी जाते हैं और इस मामले की जाँच-पड़ताल होती है और जाँच-पड़ताल होने के बाद जब मामला ट्रायल कोर्ट में जाता है तो इन दोनों इस बात की बात कहते हैं कि हम दोनों का सिर्फ दोस्ती थी, प्यार मोहब्बत प्यार कुछ भी था ही नहीं, हमें ज़बरदस्ती फंसाया गया है। चाचा ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। दादा ने अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी कहानी गढ़ दी थी और पुलिस भी इसमें मिली हुई थी और कुछ इस तरह की बातें करके तमाम तरह की बहाने लेते हैं, लेकिन अदालत सबूतों के आधार पर जो भी गवाह थे, फिर वकीलों थी जिस पर आधार थे, 14 सितंबर 2014 की बात है, ये फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है और ओमवीर उर्फ काला, जिसमें क्या गोलियां खरीदी गई थी, दवाइयां ली गई थी, ये सब बरी कर दिया जाता है। उसमें कुछ ऐसा लगता है शायद इनका कोई दोष उनका कोई नहीं था और साथ ही साथ उनको हाई कोर्ट में अपील करने के बाद लगभग 4 साल के बाद 17 जुलाई 2018 के फांसी की सज़ा से बरकरार रखा जाता है। लेकिन जिसके माध्यम से जिस दोस्त यानी कि तस्वीर उर्फ तस्सू के नाम से जो गोलियां का इंतजाम किया गया था, उसे भी बरी कर दिया गया और कुछ वक्त आगे बढ़ता है और सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। 12 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट यानी कि फांसी की सज़ा पर स्टॉप लगा देता है। तभी आगे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तो खैर कोर्ट से डिसाइड करेगा। लेकिन जिस तरह से प्रेमी और प्रेमिला ने मिलने की बात, जिसका गोत्र एक होता है, जिसकी जाति एक होती है, उन्होंने अपनी हवस को मिटाने के लिए इस तरह की मीडिया रिपोर्ट में भी साफ साफ आया था। इन्होंने अपनी हवस मिटाने की अपने 4 भाई बहन, माता पिता और दादी को उस लड़की के मार मार के मौत के घाट उतार दिया जाता है और अब इस घटनाक्रम का खुलासा और लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार सोनम उर्फ सोनू जो होती है, उन्होंने ऐसा क्यों किया और किस उद्देश्य की किया। और इसकी जो उस उर्फ सोनू की जो उम्र होती है लगभग 19 साल के आसपास होती है, वो इस घटनाक्रम को कैसे अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कत्ल को करने वाले ये बहुत बार सोचते भी होंगे और फिर अपने अपराध को हारने वाली सोचते होंगे। हम शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे, हम ये जेल जाते हैं, उसके बाद फिर कभी ना दूसरों से मिलते हैं और ना कभी इनका मिलन होता है और इसी मिलन को लिए, इसी हवस के मिटाने के लिए उन्होंने 7 कत्ल कर डालते हैं। और जाते जाते उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।